नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें दिखाने वाले हैं। वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड इंटरनेशनल न्यूज और इस वक्त युद्ध के मैदान से आ रही बड़ी खबर भी। तो युद्ध के मैदान से जिस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो ये कि यमन में हूती का अमेरिकी ड्रोन पर हमला। हूती ने अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा दिया है। अप्रैल के महीने में भी एक रिपर ड्रोन को ध्वस्त किया गया था। अब तक हूती ने गिराए हैं अमेरिका के 5 रिपर ड्रोन। और देखिए किस तरह से हूती हमले कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है। कई देशों की खुफिया रिपोर्ट इस बात की लेकिन आशंका जता रही है कि अरब में 100 घंटे के बाद महायुद्ध का विस्फोट हो सकता है। इसकी वजह है ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद ईरान का प्रतिशोध प्लान। ईरान की मस्जिदों पर शोक और प्रतिशोध के प्रतीक काले झंडे लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मुखबर की हॉटलाइन पर पुतिन से बात हुई है। इस बातचीत के बाद रूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि ईरान अरब में यूएस खेमे के 7 देशों को एक साथ टारगेट बना सकता है। रूस और ईरान के इस जॉइंट ऑपरेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। المسرد المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत के बाद ईरान शोक में डूबा है। मौत की खबर आने से पहले जिन समर्थकों के हाथ दुआओं में उठे थे, अब उन्हीं समर्थकों के मन दर्द से भरे हैं और आंखें आंसुओं से। رسول پشت دیوارهای بیت المقدس رو خار کرد. مخصوصا توی این یک ماه دیدیم که نتیجه عزت ایشون چطور خار شدن اسرائیل و آمریکا بود و ایران چطور عزیز شد. तेहरान में रईसी और अब्दुल्लाहियान की शव यात्रा निकाली जा रही है। समर्थक अपने नायकों को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। ईरान में शुक्रवार तक अलग अलग जगहों पर रईसी और अब्दुल्लाहियान की शव यात्रा निकाली जाएगी। प्रार्थना सभाएं होंगी। शुक्रवार को मशाद में इमाम रेजा के मकबरे के पास दोनों को दफनाया जाएगा। इस बीच ईरान सरकार की कमान मोहम्मद मुखबर को सौंप दी गई है। उपराष्ट्रपति रहे मोहम्मद मुखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। उप विदेश मंत्री अली बाघेरी को कार्यवाहक विदेश मंत्री बना दिया गया है। 20 मई को कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर ने दिन भर सैन्य अधिकारियों और अलग अलग मंत्रियों से बात की। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ईरान रईसी के प्लेन क्रैश के प्रतिशोध की तैयारी में है। ईरान के प्रतिशोध की तैयारी का सबूत है ईरानी मस्जिदों के गुंबद पर काला झंडा फहराया जाना। अब शुक्रवार को रईसी का शव इमाम रेजा के मकबरे के पास पहुंचेगा।
उस दिन वहां भी काला झंडा फहराया जाएगा और उसी दिन रईसी का अंतिम संस्कार कर ईरानी प्रतिशोध की शुरुआत हो सकती है। ईरान सरकार ने क्रैश पर कोई आधिकारिक बयान देकर इसे साजिश नहीं माना है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है और वो इजराइल पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। इजराइल पर एक्शन लेने के लिए ईरान का हौसला इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि मुखबर को पुतिन का साथ मिल गया है। on Syria under the auspices of the enemy. 20 मई को पुतिन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति मुखबर से बात कर कहा है कि क्रैश को सिर्फ हादसा नहीं माना जा सकता। माना जा रहा है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के केस के नाम पर पुतिन अरब में अपना वर्चस्व बढ़ाने वाले हैं। रूस ने 19 अप्रैल को ईरान पर इजराइल के हमले के दौरान भी सामरिक सहयोग दिया था और अब रईसी की मौत के बाद पुतिन के लिए अरब की सबसे बड़ी ताकतों में एक ईरान के जरिए अरब में पैर फैलाने का मौका है। माना यह जा रहा है कि पुतिन के इशारे पर ईरान इजराइल से बड़े प्रतिशोध की तैयारी में है। पुतिन के समर्थन में ईरान इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। रईसी के अंतिम संस्कार के बाद इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू हो सकते हैं। इसके साथ साथ 14 अप्रैल की तरह स्वॉर्म ड्रोन हमले भी किए जा सकते हैं। खतरा यह भी है कि ईरान इजराइल पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि ईरान इजराइल में कोवर्ट ऑपरेशन शुरू करे, जिसे इजराइल की संसद पर आतंकी हमले को हो सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री सहित वॉर कैबिनेट के मंत्री और वीवीआईपी पर अटैक हो सकते हैं। राजधानी तल अवीव सहित इजराइल के बड़े शहरों में डर्टी बॉम्ब विस्फोट कराए जा सकते हैं। तीसरा तरीका हो सकता है कि इजराइल पर चारों ओर से प्रॉक्सी संगठनों के हमले बढ़ा दिए जाएं। लेबनान से हिजबुल्लाह मिसाइल हमले तेज कर सकता है। यमन से हूती के मिसाइल हमले बढ़ाए जा सकते हैं। सीरिया से रेजिस्टेंस फोर्स के विंग अल अश्तर के हमले कराए जा सकते हैं और इराक की सीमा से इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले तेज हो सकते हैं। चौथा प्लान यह है कि ईरान इजराइल के विदेशी ठिकानों पर हमले करा सकता है, जैसे कि बर्लिन के दूतावास या काउंसलेट पर आतंकी हमले हो सकते हैं। लंदन के इजरायली ठिकानों पर मिसाइल हमले हो सकते हैं। पेरिस या वॉर्सो जैसे शहरों में इजरायली दूतावासों को निशाना बनाया जा सकता है। ब्रिटिश मीडिया भी दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के रिपोर्ट के हवाले से इस बात की आशंका जता रहा है कि ईरान बड़ा युद्ध छेड़ने की तैयारी में है। इस युद्ध में रूस से उसको पूरा समर्थन मिलने वाला है। मुखबर और पुतिन की बातचीत के बाद रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु ने ऐलान कर दिया है कि रूस रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश जांच के लिए तैयार है। इसे सिर्फ हादसा नहीं कहा जा सकता। यह निश्चित हो चुका है कि रईसी की मौत के साथ ही पुतिन की अरब में सीधी एंट्री हो चुकी है और वो भी बड़े युद्ध की तैयारी के साथ। रूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। रूसी सेना टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को कम समय में तैनात करने का अभ्यास कर रही है। पुतिन ने अप्रैल के अंत में टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्धाभ्यास का आदेश दिया था। रईसी रूस को अपना सच्चा सहयोगी और मित्र देश कहते थे और अब ईरान के मित्र देश ने अरब में बड़ी जंग की तैयारी कर ली है। ईरान और रूस का गठजोड़ हो चुका है और अरब में इनके निशाने पर एक साथ 7 देश आ चुके हैं। ये देश हैं सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन और इजराइल। दूसरी तरफ ईरान के खेमे के अरब देश हैं यमन, सीरिया, इराक और लेबनान। ईरान अमेरिकी खेमे के सभी देशों पर हमले कर सकता है। ईरान अरब की सबसे बड़ी मिसाइल और मसल पावर है।
उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें तक हैं और प्रॉक्सी संगठनों को मिलाकर अरब की सबसे बड़ी सेना भी है। लेकिन अगर इन देशों पर ईरान के हमले हुए तो युद्ध में अमेरिका का उतरना निश्चित है और इसके बाद ईरान गठबंधन के सभी देश जंग में उतर जाएंगे। एक तरफ होंगे यूएस, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन और इजराइल, तो दूसरी तरफ होंगे ईरान, रूस, चीन, यमन, सीरिया, इराक, लेबनान और नॉर्थ कोरिया। यानी रईसी की मौत के प्रतिशोध में अगर जंग छिड़ी तो अरब में महाशक्तियों का संग्राम छिड़ जाएगा और यही एशिया और यूरोप के कई देशों में फैलकर विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। क्या ईरानी राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना हादसा नहीं बल्कि खूनी साजिश है? क्या ईरान से अदावत के चलते इसे अमेरिका, इजराइल या फिर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने अंजाम दिया, या फिर सत्ता संघर्ष के चलते ईरान में हेलीकॉप्टर क्रैश का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ? आशंकाएं तमाम हैं और इन आशंकाओं को बल यूं ही नहीं मिल रहा। दरअसल इसके पीछे कई तरह की थ्योरी और तस्वीरों की शक्ल में सबूत सामने आ रहे हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि रईसी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना एक खौफनाक साजिश का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्रैश कांड का मास्टरमाइंड कौन है, किसने इसे अंजाम दिया? देखिए TV9 भारतवर्ष की इस पुख्ता इन्वेस्टिगेशन में। ये तस्वीरें ईरान के तबरीज शहर की हैं। जहां ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथ मारे गए सभी 9 लोगों की अंतिम यात्रा निकाली गई। रईसी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, उसे देखने के लिए लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। लोगों के हाथों में रईसी की तस्वीर और ईरान का झंडा था। महिलाएं, युवा, बूढ़े और बच्चे जिस रास्ते से अंतिम यात्रा गुजर रही थी, अपने राष्ट्रपति को विदाई देते वक्त तमाम लोग रोते बिलखते नजर आए। रईसी की मौत पर ईरान में 5 दिन का शोक जारी है। 23 मई को मशहद शहर में रईसी को दफनाया जाएगा। खैर, चंद रोज बाद राजकीय सम्मान के साथ रईसी का शव तो 2 गज जमीन में दफन कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान सरकार के सामने हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़े दफन राज को बाहर निकालने की चुनौती होगी। शायद तभी ईरान में रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच युद्ध स्तर पर शुरू की गई है। न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक IRGC के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी ने बैठक की। इस मीटिंग में हाई रैंकिंग डेलीगेशन को जांच का जिम्मा सौंपा गया, जिसका नेतृत्व ईरान के ब्रिगेडियर अली अब्दुल्लाही कर रहे हैं। ब्रिगेडियर अली हेलीकॉप्टर क्रैश की लोकेशन पर भी पहुंच चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि चंद दिनों के भीतर ईरान हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ा खुलासा करेगा और इसके लिए क्रैश कांड से जुड़ी हर थ्योरी, हर साजिश को परत दर परत खंगाला जाएगा। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी पहेली बन चुका है ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तमाम आशंका जताई जा रही है वो ये कि पुख्ता प्लानिंग के साथ रईसी की हत्या की गई, हेलीकॉप्टर क्रैश को साजिशन अंजाम दिया गया,
तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि ईरान भी अब तक इसी बात का दावा कर रहा है। मगर सवाल यह है, अगर यह हादसा नहीं बल्कि खूनी साजिश है तो इसका कनेक्शन किससे है? ईरान से है, इजराइल से है, या फिर विदेशी एजेंट इसके पीछे हैं? दरअसल हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कई ऐसे सुराग मिले हैं, कई ऐसी थ्योरी सामने आई हैं जो खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के दावों को खंगालने के बाद अब तक हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी 5 बड़ी थ्योरी सामने आई हैं, जिसे एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे। पहली थ्योरी ये कि जिस हेलीकॉप्टर में रईसी सवार थे, क्या उसके रोटर इस यात्रा से ठीक पहले बदले गए थे। 4 की बजाय 2 रोटर वाले हेलीकॉप्टर से रईसी अजरबैजान पहुंचे, क्योंकि 2 रोटर वाले हेलीकॉप्टर में 8 पैसेंजर को ले जाने की परमिशन नहीं होती, जबकि रईसी के हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 9 लोग सवार थे। अगर बात दूसरी थ्योरी की करें तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे ने आरोप लगाया है कि प्रेसिडेंट रईसी के हेलीकॉप्टर को क्रैश करने के लिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर स्पेस लेजर का इस्तेमाल किया गया, ताकि किसी को भनक भी नहीं लगी और आसमान में ही हेलीकॉप्टर मार गिराया गया। हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी तीसरी थ्योरी तो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। वो ये कि ईरान के सरकारी रिकॉर्ड से 19 मई का मौसम डेटा डिलीट कर दिया गया। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त रईसी ने अजरबैजान से उड़ान भरी तब मौसम साफ था, मगर चंद किलोमीटर के बाद तूफान, बारिश और कोहरा छा गया। लेकिन इसकी जानकारी सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट में नहीं बताई गई। चौथी थ्योरी हेलीकॉप्टर में रेडियो सिग्नल के ऑफ होने की या फिर उसमें टेक्निकल फॉल्ट होने की बताई जा रही है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्रैश से पहले हेलीकॉप्टर का रेडियो सिग्नल ऑफ था। अब इसे पायलट ने ऑफ किया या फिर इसमें कोई टेक्निकल दिक्कत हुई। फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि पायलट ने हादसे से पहले एटीसी से कोई बातचीत नहीं की। पांचवी थ्योरी रूस के दावे पर आधारित है, वो ये कि रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल और पश्चिमी देशों का हाथ है, क्योंकि जिस इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो मोसाद का गढ़ है। लिहाजा ब्रिटेन या फिर नेटो के इशारे पर मोसाद ने बड़े ही शातिराना अंदाज में हेलीकॉप्टर को क्रैश किया। आखिर इन तमाम थ्योरी में कितना दम है? क्या ईरान का हाई रैंक डेलीगेशन अपनी जांच में इन थ्योरी पर भी पड़ताल करेगा? फिलहाल इस पर कहा नहीं जा सकता है, मगर क्रैश साइट से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही थी, क्योंकि क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर के टुकड़े काफी छोटे थे और मलबा बड़े इलाके में फैला था। ऐसे में आशंका जताई गई कि हेलीकॉप्टर में पहले ब्लास्ट हुआ होगा और विस्फोट से छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद वो पहाड़ी पर गिरा होगा। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि आखिरी वक्त पर विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान को रईसी के हेलीकॉप्टर में क्यों बैठाया गया? क्या ईरान में ही क्रैश कांड का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया? क्योंकि अजरबैजान से 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़े, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर ही खराब मौसम का शिकार हुआ। ऐसे में इस क्रैश में तमाम थ्योरी के साथ साथ कई किरदारों का नाम भी सामने आ रहा है। आखिर वो कौन है, ये भी जान लीजिए। मसलन पहला किरदार इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। दूसरा किरदार अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA। तीसरा किरदार ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6। चौथा किरदार ईरान के अलगाववादी और विद्रोही गुट। पांचवा किरदार उत्तराधिकारी को लेकर सत्ता का संघर्ष। इजराइल अमेरिका की ईरान से अदावत है। ऐसे में ये आशंका बढ़ जाती है कि अरब में जारी घमासान को रोकने के लिए ये दोनों मुल्क अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए हेलीकॉप्टर क्रैश की साजिश रच सकते हैं। मुमकिन है इस साजिश में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी भी शामिल हो सकती है। लेकिन प्रबल आशंका यह भी जताई जा रही है कि खामनेई के बाद रईसी ही ईरान के सुप्रीम लीडर बन सकते थे, क्योंकि ईरान में रईसी के चाहने वालों की तादाद ज्यादा है। खामनेई का उत्तराधिकारी उन्हें ही माना जाता था। ऐसे में रईसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। फिलहाल ये सिर्फ कयास है।
जिसकी पुष्टि टीवी 9 भारतवर्ष नहीं करता। मगर आज नहीं तो कल हेलीकॉप्टर क्रैश का असली सच तो सामने आ ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। अरब में अब परमाणु विस्फोट होने जा रहा है। इस परमाणु धमाके की वजह बनेगी ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत। रईसी की मौत को आधार बनाकर ईरान ने अपने परमाणु अभियान को तेज कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के आदेश के बाद ईरान के 7 परमाणु सेंटर को एक्टिव कर दिया गया है। ईरान को रूस का भी साथ मिल गया है। तो सवाल यही है कि क्या अगर ईरान ने हाल फिलहाल परमाणु परीक्षण किया तो इसका परिणाम क्या होने जा रहा है? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अरब में परमाणु विनाश का खौफ बढ़ गया है। रईसी की मौत के बाद अब ईरान किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण कर सकता है। रक्षा जानकारों का मानना है कि रईसी की मौत के बाद ईरान की परमाणु बम बनाने की अपनी जिद न सिर्फ मजबूत हो गई है बल्कि इसमें बहुत तेजी भी आ गई है। ईरान को रूस के साथ साथ चीन का भी साथ मिल गया है, लिहाजा अब वो बेखौफ होकर एटमी धमाका कर सकता है। ईरान के नए एटमी प्लान का खुलासा उस वक्त हुआ जब रईसी की मौत के बाद खामेनेई हुकूमत का विरोध करने वाले ईरानी गुट के उप प्रतिनिधि हुसैन आबेदिनी ने बड़ा बयान दिया। आबेदिनी ने कहा है कि सत्ता में बने रहने के लिए खामेनेई कुछ भी करने को तैयार हैं। खामेनेई अपनी तानाशाही बनाए रखने के लिए बहुत आक्रामक नीति अपनाएंगे। ईरान अब परमाणु हथियार हासिल करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा कोशिश करेगा। खामेनेई हुकूमत के विरोधी गुट ने जो कुछ कहा है वो यूं ही नहीं है। शक है कि हेलीकॉप्टर क्रैश और रईसी की मौत के पीछे इजराइल और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की साजिश है। रईसी की मौत ने खामेनेई को अरब में परमाणु विस्फोट करने का मौका दे दिया है। रईसी की मौत को आधार बनाकर ईरान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकता है। रूस और चीन जैसे देश ईरान को एटमी शक्ति बनाने के लिए मजबूत कवच दे सकते हैं। इसके बाद अरब में कभी ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो सकती है। रूस ने ईरान को समर्थन देना शुरू भी कर दिया है। पश्चिमी देश ईरानी परमाणु कार्यक्रम के विरोधी है, लिहाजा रूस ने पश्चिमी देशों को मिटाने की धमकी देनी शुरू कर दी है। पुतिन के राइट हैंड और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश रूस के वैध टारगेट हैं। मेदवेदेव ने इस तरह पश्चिमी देशों को मिटाने की वार्निंग जारी कर दी है। माना जा रहा है कि मेदवेदेव ने यह बयान ईरान के समर्थन में दिया है। रईसी की मौत के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। मोहम्मद मुख्बर भी परमाणु परीक्षण के बाद पश्चिमी देशों के खिलाफ जंग छेड़ने के समर्थक रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द एटमी धमाका करने वाला है। ईरान अंडरग्राउंड बंकर और जमीन में सैकड़ों फीट नीचे मौजूद सिटी में परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान ने 7 जगहों पर अंडरग्राउंड सिटी बना रखे हैं।
ये अंडरग्राउंड सिटी जमीन में 1700 फीट नीचे है। इसी पाताल लोक में परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खामेनेई के आदेश के बाद ईरान ने अपने सभी एटॉमिक सेंटर को एक्टिवेट कर दिया है। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, नतांज एनरिचमेंट प्लांट, रोदान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जाग्रोस न्यूक्लियर हब, फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, वनाब एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन्हीं 7 जगहों पर यूरेनियम संवर्धन हो रहा है। यहीं पर रिसर्च हो रहा है और अंडरग्राउंड सिटीज में उस रिसर्च पर तेजी से काम हो रहा है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम में तेजी आने की वजह है ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी वाजा को सुप्रीम लीडरशिप से मिला आदेश। वाजा एक तरफ खामेनेई के परमाणु प्लान को तेजी से आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ रईसी की मौत का बदला लेने की तैयारी कर रही है। शक है कि रईसी के हेलीकॉप्टर को मोसाद के एजेंट ने क्रैश करवाया, लिहाजा वाजा भी इसी तरह का पलटवार कर सकती है और इस तरह अरब में वाजा और मोसाद के बीच एक अदृश्य जंग शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे, लेकिन भविष्य में वो ईरान के सुप्रीम लीडर बनकर खामेनेई की जगह ले सकते थे। अब रईसी की मौत से ईरान के 2 सबसे बड़े ओहदे को लेकर रेस शुरू हो गई है। सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उसके बाद सुप्रीम लीडर खामेनेई अपना पद किसी और को सौंप सकते हैं। फिलहाल इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि ईरान में रईसी और अयातुल्ला खामेनेई के बाद किन लोगों के हाथों में देश की कमान आ सकती है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश के साथ ही ईरान दुविधा, अनिश्चितताओं और कई सवालों में भी उलझ गया है। सबसे बड़ी उलझन में हैं ईरान के सबसे बड़े लीडर अयातुल्ला खामेनेई। खामेनेई के सामने सबसे बड़ा सवाल है, अगला राष्ट्रपति कौन होगा? देश की सत्ता कैसे चलेगी? अपना वारिस वो किसे बनाए? सुप्रीम लीडर कौन बनेगा? इब्राहिम रईसी सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि कट्टरपंथ की राह से ईरान को जोड़े रखने वाले ऐसे नेता भी थे जिन्हें सुप्रीम लीडर खामेनेई अपना पद देना चाहते थे। रईसी का भविष्य करीब करीब तय हो चुका था। उनके नेतृत्व में ही ईरान के बेहतर कल की कल्पना की जा रही थी। लेकिन इन मलबों के साथ ही सुप्रीम लीडर खामेनेई की योजनाएं, उनकी उम्मीदें भी बिखर चुकी हैं। इस दौर में ईरान में रईसी की मौत से सिर्फ राष्ट्रपति पद ही खाली नहीं हुआ है, खामेनेई भी अपना पद छोड़ने का इरादा कर चुके हैं। उनकी उम्र 85 साल हो चुकी है। अब इन दोनों टॉप पदों के लिए नए चेहरे की तलाश की जा रही है। 28 जून को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ईरान में गार्डियन काउंसिल चुनाव कराती है। सुप्रीम लीडर की देखरेख में पैनल तैयार होता है। पैनल में 6 इस्लामिक जज और 6 वरिष्ठ मौलवी रहते हैं। यानी ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव वही जीतता है जिसके सिर पर सुप्रीम लीडर का हाथ होता है या जो सुप्रीम लीडर के भरोसे के काबिल होता है। अब सवाल है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई इस दौर में किस नेता पर सबसे अधिक भरोसा करेंगे। दावा है कि अहमदीनेजाद अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। अहमदीनेजाद 2005 से 2013 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। इजराइल विरोधी नीतियों के लिए अलग पहचान है। अहमदीनेजाद का अनुभव सुप्रीम लीडर खामेनेई के लिए काम आ सकता है। इस रेस में ईरान के मौजूदा उपराष्ट्रपति मुखबर का नाम टॉप पर है। रईसी की मौत के बाद मुखबर ही ईरान में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं।
मुखबर खामनेई के भरोसेमंद नेता हैं। मुखबर ने पिछले साल मॉस्को का दौरा किया था। रूस के साथ हथियारों का समझौता किया था। रूस के साथ संबंध को और मजबूत करने के लिए मुखबर को राष्ट्रपति की कुर्सी सौंपी जा सकती है। धर्म और ईरान के आर्थिक क्षेत्र में काम करने का भी मुखबर के पास लंबा अनुभव है। अब राष्ट्रपति पद की रेस में और कितने नाम शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 85 साल के खामनेई के लिए समस्या अपने अगले सुप्रीम लीडर की नियुक्ति भी है। इस रेस में रईसी की मौत के बाद कई नाम जुड़ गए हैं। पहला नाम उनके बेटे मुस्तफा खामनेई का है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी भी रेस में शामिल है। इन दोनों के अलावा हसन खोमैनी, मोहसिन अराकी और अली रजा अराफी, सादिक लारिजानी, मोहम्मद मेहदी मीर बघेरी भी सुप्रीम लीडर बनने की रेस में हैं। अयातुल्ला खामनेई का सारा कामकाज उनके बेटे मुस्तफा खामनेई देखते हैं। लेकिन माना जाता है कि सुप्रीम लीडर खामनेई अपने बेटे को सुप्रीम लीडर बनाकर ईरान में परिवारवाद की शुरुआत करने से बचना चाहते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक खामनेई अपने बेटे मुस्तफा को राष्ट्रपति जरूर बना सकते हैं ताकि वो भविष्य में सुप्रीम लीडर बनने के दावेदार बन सके। फिलहाल ईरान में 2 बड़े पदों में बदलाव से नए चेहरों के नेतृत्व में इजराइल के साथ दुश्मनी, परमाणु हथियार बनाने का मिशन और रूस के साथ दोस्ती, ये सब रईसी अपने पीछे छोड़ गए हैं, जिसे बढ़ाने की जिम्मेदारी नए राष्ट्रपति पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर बड़े पलटवार किए हैं, लेकिन यूक्रेन एक बार फिर ब्लैक सी फ्लीट के जहाज पर हमला करने में कामयाब रहा है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके रूस का एक माइन स्वीपर युद्धपोत तबाह कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेन ने लुहांस्क में रूसी गृह मंत्रालय के कैंप ऑफिस पर मिसाइल हमला किया। रूस ने भी ओडेसा पर बड़े हमले किए हैं। देखिए रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर क्या अपडेट है और तबाही का दृश्य कैसा है। बीते 7 दिनों से क्रीमिया दहल रहा है। सेवेस्तोपोल समेत क्रीमिया के कई रूसी ठिकानों पर यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवेस्तोपोल से लेकर यूक्रेन के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों तक बारूदी विनाश बरसाया है। ये तस्वीरें रूस के कब्जे वाले लुहांस्क क्षेत्र से आई हैं। यूक्रेन ने लुहांस्क पर मिसाइल हमला किया और इस हमले में रूसी गृह मंत्रालय का कैंप ऑफिस नष्ट हो गया। जलती हुई इमारत की तस्वीरें लेने से कुछ देर पहले ही इस पर यूक्रेन की स्कैल्प मिसाइल गिरी और रिपोर्ट है कि इस हमले में रूस के कई कर्मचारी भी मारे गए। लुहांस्क के लोगों ने अलग अलग जगहों से इस हमले की तस्वीरें बनाई। यूक्रेन के मिसाइल हमले के बाद घंटों तक ये इमारत जलती रही। आग थोड़ी शांत होने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने जो वीडियो शूट किए, उनमें पूरी इमारत खंडहर नजर आ रही है। यूक्रेन ने फ्रांस से मिली स्कैल्प मिसाइल से लुहांस्क पर हमला किया। मौके पर पड़ा स्कैल्प मिसाइल का टुकड़ा भी नजर आ रहा है। लुहांस्क गवर्नर के मुताबिक नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। यूक्रेन ने लुहांस्क पर एक साथ 2 मिसाइल हमले किए। हालांकि रूस ने पहला मिसाइल हमला नाकाम कर दिया। यह यूक्रेन का पहला स्कैल्प मिसाइल हमला है जिसे रूसी एयर डिफेंस ने हवा में ही नाकाम कर दिया। क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन रूसी एयर डिफेंस ने पहली मिसाइल को ट्रेस करके सटीक हमला किया और गिरा दिया। लुहांस्क के साथ साथ यूक्रेन ने क्रीमिया पर भी बीती रात बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने मिसाइल से क्रीमिया के सेवेस्तोपोल शिपयार्ड को निशाना बनाया। यूक्रेन के हमले में रूस का एक माइन स्वीपर युद्धपोत कोवरोविट्स नष्ट हो गया।
यूक्रेन ने हमले के लिए अटैक एमएस मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन ने 220 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए तबाही मचाई है। रूसी इलाकों पर अटैक एमएस मिसाइलों से धावा बोला है और क्रीमिया और ब्लैक सी में क्रूज मिसाइलों से कोहराम मचाया है। यूक्रेन ने बीती रात क्रुश्चेवस्काया में रूस का एक Su-27 फाइटर जेट गिरा दिया। खार्किव में यूक्रेन ने रूस के 1200 सैनिकों को मारने का दावा किया है। रूस ने भी यूक्रेन के कई शहरों पर बड़े पलटवार किए हैं। ये बीती रात खार्किव पर हुए रूसी हमले के बाद की तस्वीरें हैं। रूस ने खार्किव में यूक्रेनी सेना के मोर्चे पर मिसाइल हमला किया और इससे आसपास की इमारतों में भी आग लग गई। रूस ने खार्किव के कई ठिकानों पर बड़े हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए। यूक्रेन का दावा है कि कुछ नागरिक भी घायल हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। खार्किव में ये तबाही रूस के ड्रोन हमले से हुई है। रूस ने दावा किया है कि इस इमारत में यूक्रेनी सैनिक मौजूद थे और इसीलिए ड्रोन हमला किया गया। खार्किव के साथ साथ रूस ने ओडेसा पर भी जबरदस्त हमले किए हैं। ओडेसा के कई पावर स्टेशन रूस ने तबाह कर दिए, जिससे आधे से ज्यादा शहर की बिजली सप्लाई ठप हो गई। रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के कई मोर्चे तबाह कर दिए। क्रीमिया से लुहांस्क तक और खार्किव से ओडेसा तक दोनों ओर से जोरदार हमले किए गए हैं, जिसके चलते रूस और यूक्रेन दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और फिलहाल वक्त